हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज तुम्हारी 4E का क्वेश्चन नंबर 13 जो था ये पेंडिंग रह गया था। ठीक है ना, ये हम कर रहे थे, थोड़ा मुझे स्किप हो गया था दिमाग से। वो इसकी nth टर्म जो थी ना, जो AP में हम पढ़ते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। ठीक है ना, nth टर्म निकालते हैं, फिर उसका सम करते हैं उस सीरीज़ का। तो ये भी एक किस्म से वैसे ही करना था, मुझे nth टर्म दिमाग से स्किप हो गई थी, सॉरी। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये आपके पास सीरीज़ दी हुई है, कह रहा है इसका सम निकालिए। ठीक है ना, सीरीज़ दी हुई है 7/1.3.5 नहीं पढ़ना इसको, 1 × 3 × 5 प्लस 19/5 × 7 × 9 प्लस 31/9 × 11 × 13, इस तरीके की सीरीज़ न्यूमिनेटर में भी बढ़ती जा रही है और डिनोमिनेटर में भी सीरीज़ है। ठीक है ना, न्यूमिनेटर की सीरीज़ क्या है, 7, 19, 31 अप टू इन्फिनिटी। फिर डिनोमिनेटर वाली भी सीरीज़ देखो, 1 का मतलब इसका पहला एलिमेंट क्या है, इस डिनोमिनेटर का 1, फिर दूसरे डिनोमिनेटर का फर्स्ट एलिमेंट क्या 5, तीसरे डिनोमिनेटर का फर्स्ट एलिमेंट क्या 9। इस तरीके से सीरीज़ बनेगी 1, 5, 9 कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट लेना है फर्स्ट डिनोमिनेटर का 3, फिर उसका दूसरा 7, 11, इस तरीके की, मतलब ये एक सीरीज़ nth सीरीज़ बन रही है। ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब इन सीरीज़ का हमने nth टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ़ टर्म निकालनी है, फिर हम इस जो जर्नल सीरीज़ होती है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको पहले, मतलब जो भी चीज़ें मैं इधर करूँगा वो आप लोगों ने रफ़ में समझना उसको। ठीक है ना, उसको रफ़ में लिखना है, और क्वेश्चन में कैसे ऐड करना वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से, मतलब आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कॉपी पे लिखना है, और इसको करने का मेथड क्या, वो मेथड समझेंगे हम पहले, तो फिर आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका मेथड क्या है करने का। मेथड इसका ये है कि जो ये सीरीज़ दी हुई है आपके पास, फर्स्ट वाली सीरीज़ ले लो, सपोज ये वाली सीरीज़ 7, 19, 31, इस सीरीज़ है 7, 19, 31 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 7, मतलब A1 कितना है 7, A1 लिखो या A7। अब इस सीरीज़ का D निकालते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है जो इनका बीच में डिफरेंस है। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, तो 19 - 7 12, कॉमन डिफरेंस आ गया 12। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका क्या, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो फार्मूला nth, मतलब nth टर्म्स निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है nth टर्म का, a + n-1 इंटू डी। अब a कितना आपके पास 7 + n-1 इंटू डी कितना है 12, तो आ जाएगा 7 + 12n-12 इक्वल टू 12n। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आ जाएगा 7 - 12 - 5, तो 12n-5। ठीक है स्टूडेंट, इस फर्स्ट जो ये फर्स्ट न्यूमिनेटर में सीरीज़ है उसका आपके पास सम आ जाएगा, मतलब nth टर्म का nth टर्म की AP जो है तुम्हारी, एक AP फॉर्म बन रही थी ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी थी, और इसका हमने nth टर्म निकाल दी, वो आगे 12n-5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से ये सीरीज़ लेंगे 1, 5, 9, 1, 5, 9 अप टू सो ऑन। तो इसका nth टर्म निकालो, तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो A फर्स्ट टर्म 1 है, तो आ जाएगा 1 + n-1 इंटू डी, तो 1 + n-1 इंटू डी, डी कितना है 4, तो कीजिए 1 + 4n-4, तो 1 - 4 - 3, तो 4n-3। ठीक है स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपको, इसका आ जाएगा 4n-3 इस सीरीज़ का। अब इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे। ठीक है ना, तो उसका आ जाएगा आपके पास, जब वो लेंगे, ठीक है स्टूडेंट समझ आ रही है ना, ये आपने रफ में करना है, और बीच में क्वेश्चन में कैसे एडअप करना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे सेकंड का निकालना है 3, 7, 11 का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म 3 + n-1 इंटू डी, डी कैसे निकाला जाता है भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है इधर 7 - 3 कितना होता है 4 इंटू 4, तो आ जाएगा 3 + 4n-4 इक्वल टू 3 - 4 - 1, तो 4n-1। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल जाएगा इस सीरीज़ का। ठीक है, अब बची थर्ड वाली सीरीज़, वो क्या तुम्हारी 5, 9, 13 अप टू इन्फिनिटी। अब फर्स्ट टर्म A,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो 5 प्लस एन सॉरी 4n माइनस 4, मतलब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 में से 4 निकालो तो 1, तो इट मीन्स 4n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, जो ये आपके पास सीरीज़ आई 12n माइनस 5, अब देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन किस तरीके से करना है, आपने लिखना है द गिवन सीरीज़ इज़, ये वाली जो गिवन सीरीज़ है वो लिखनी है। तो देयरफॉर Tn का Tn जब निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे, nth टर्म Tn, मतलब अब मैं An लूँ या T लूँ, या फर्स्ट टर्म को A मानूँ या फर्स्ट टर्म को T मानूँ, वो आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है ना। तो An, इधर आप An भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल रहा हूँ, तो टर्म्स को T से ही डिनोट कर रहा हूँ। तो देयरफॉर Tn इसका क्या निकलेगा, अभी मैंने फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में जो निकाला था, न्यूमरेटर के लिए वो क्या निकाला था 12n माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन, अब इस फर्स्ट सीरीज़ के लिए मैंने क्या निकाला था, फर्स्ट सीरीज़ के लिए निकला था 4n माइनस 3। अब सारे मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3 इंटू 5, तो फर्स्ट सीरीज़ के लिए मैंने निकाला 4n माइनस 3, दूसरी के लिए 4n माइनस 1, और इसके लिए 4n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से ये नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल जाएंगे, ठीक। अब इक्वल टू, अब देखिए आपने क्या करना है, दिस सिंप्लाइज Tn इक्वल टू, अब इनके पार्शियल फ्रैक्शन ले लेने हैं, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो Tn की जगह पर, या ऐसे भी लिख सकते हो Tn ये आ गया, तो दिस सिंप्लाइज 12n माइनस 5 अपॉन 4n माइनस 3 इंटू 4n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। देखिए अब मतलब ये चीज़ इसके बराबर आई, तो अब इसी को आगे फाइंड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने लिखा दिस सिंप्लाइज दिस इक्वल टू। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, ए इंटू में है सारे प्रोडक्ट में, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ए और बी सी मतलब कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा तो आ जाएगा ए अपॉन 4n माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस बी अपॉन 4n माइनस 1 प्लस सी अपॉन 4n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। इस टर्म्स का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ये लिख लिया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर वाले जो प्रोडक्ट में होते हैं, सारे डिनोमिनेटर वाले वो अलग अलग हो जाते हैं, और उनका कांस्टेंट में हम न्यूमरेटर ले लेते हैं, कांस्टेंट कोई भी ए बी सी ले लो, एक्स वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे 12th में अच्छी तरीके से, कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इनका निकल गया पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी निकालना हो तो इसी तरीके से निकलता है ना पार्शियल फ्रैक्शन। भाई आप इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं मेरे पास, सिर्फ आप समझें कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट सपोज। अब मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। जो ए बी सी की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। आपके पास रिक्वायर्ड सम ऑफ पुट करूंगा, आपके पास Tn निकलेगा। फिर वहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको फिर इनको मैं n की वैल्यू पुट करता रहूँगा 1 2 अप टू इन्फिनिटी, और उन टी वाली टर्म्स सारी ऑल टर्म्स को ऐड कर दूंगा, आपके पास सम ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से किया, और ये 12n माइनस 5 कैसे आया, ये कैसे आया, फिर इस रिजल्ट को ऐसे क्यों लिखा, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू दिस सिंप्लाइज, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दिस सिंप्लाइज, इधर ये लेफ़्ट वाली साइड वैसे ही रखो, ठीक है ना, लेफ़्ट वाली साइड वैसे ही रखो, इक्वल टू इधर देखो, इधर मैं क्या कर लेता हूँ, इन सारों का ले लेता हूँ एलसीएम। देखिए ना भाई, जब 1/2 प्लस 3/5 प्लस 6/4 ऐसे कुछ आ जाए तो उनका एलसीएम से हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब सिमिलरली जब इनका एलसीएम लोगे तो ये 4n माइनस 3 जो है एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम सबका लेने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, मतलब 4n माइनस 3 इंटू 4n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम का मतलब ये है ना, इन सारों का एलसीएम लेने का मतलब सारे आ गए इकट्ठे, ठीक।
अब देखिए, अब ए के साथ जब मैं एलसीएम बनाऊंगा 4n-3, 4n-1, 4n+1 बनाऊंगा तो ए के साथ 4n-3 जब मल्टीप्लाई होगा 4n-3, 4n-3 कट जाएगा, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4n-1 इंटू 4n+1। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एलसीएम ले रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी अपॉन दिस का एलसीएम लेने का मतलब ये है कि इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब चूंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई जो किया है तो वो ऊपर भी करना होता है। अब a के साथ a के डिनोमिनेटर में था 4n-3, अब मुझे ये भी लाया, मैंने ये भी लाया, जब ये भी लाया तो वो जो डिनोमिनेटर में लाया वो न्यूमिनेटर में भी तो करना पड़ता है ना। तो न्यूमिनेटर में जब इन तीनों के साथ किया तो ये और जो डिनोमिनेटर में था, मतलब एक तो 4n-3 इधर आएगा ना, एक ये और ये कट जाएंगे, तो बचे क्या आपके पास न्यूमिनेटर में? एक बचा 4n-1, एक बचा 4n+1। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए प्लस बी के साथ सॉरी, ये डिनोमिनेटर सबका एक ही आ रहा है, ठीक है, ये सबका एक ही डिनोमिनेटर आएगा। प्लस बी के साथ देखिए, बी के नीचे क्या 4n-1, इट मीन्स 4n-1 और 4n-1 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 4n-3 इंटू 4n+1, 4n-3 इंटू 4n+1। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ रहा है ना? मैं एलसीएम कर रहा हूँ। अगर वैसे नहीं समझ आ रहा, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैसे ही कुछ आने वाला है। ठीक है, यही चीज़ आएगी। आपको ये समझ आ रहा है ना? दिख रहा है आपको? तो दिख रहा नहीं? हाँ जी, ठीक है, ये आ जाएगा क्रॉस। अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी यही चीज़ आएगी। तो एलसीएम लेने से भी यही चीज़ आ रही है। ठीक है, अब आप लोगों की मर्ज़ी, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एलसीएम अगर लोगे तो ये तरीका जो मैंने समझाया इस तरीके से करना है। अब सिमिलरली प्लस सी इंटू सी के साथ 4n+1 है, तो 4n+1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट जाएंगे, बचेंगे आपके पास 4n-3 इंटू 4n-1, 4n-3 इंटू 4n-1, और डिनोमिनेटर में यही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये था, ये वाला, और राइट हैंड साइड में अब ये और ये लेफ्ट हैंड साइड से कट जाएगा। ठीक है, ये और ये राइट हैंड साइड से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? जब वो कट गया आपके पास, एक मिनट स्टूडेंट, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर जब कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 12n-5, दिस इम्प्लाइज 12n-5 इधर बच जाएगा, और इधर आ जाएगा a ऑफ 4n-1 इंटू 4n+1 और प्लस b ऑफ 4n-3 इंटू 4n+1। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस c ऑफ 4n-3 और 4n-1। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए जब ये आएगी तो इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, पहली वाली को फर्स्ट माना, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब मैंने क्या करना है? ए फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है। अब ए बी सी फाइंड करने के लिए फॉर ए, जब ए को फॉर फाइंडिंग ए आप लिख सकते हो। इसके बीच में भी अगर क्वेश्चन के बीच में ये चीज़ें भी ऐड करो, रफ में भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बीच में क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ सीक्वेंस में, ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर फाइंडिंग ए को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? पुट, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से जो ए का डिनोमिनेटर था ना, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के डिनोमिनेटर को पुट 0 कर देंगे, और बी की वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन से बी का डिनोमिनेटर था उसको 0 पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू निकालने के लिए जो सी का डिनोमिनेटर था फर्स्ट इक्वेशन में उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये एक मेथड है करने का। अब इस ए को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा जो इसका डिनोमिनेटर था, क्या डिनोमिनेटर था फर्स्ट इक्वेशन से 4n+3, उसको पुट कर दूंगा 0 के बराबर, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी, यहाँ से लिखूंगा 4n = -3। ठीक है स्टूडेंट, 4n सॉरी ये 4n+3 नहीं है, 4n-3 है। ठीक है, तो 4n-3 आगे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है स्टूडेंट, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 3/4 डालूंगा, और जहाँ जहाँ 4n है वहाँ मैं 3 डालूंगा।
तो आपके पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। डालूंगा किसमें, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। जो सेकंड इक्वेशन बनी यहाँ से आप ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा, जो ए का डिनोमिनेटर था फर्स्ट इक्वेशन से उसको जीरो लिया और वहाँ से आपके पास एन की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब इस एन के वैल्यू डालेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, सेकंड तुम्हारी हो जाएगी 12 एन की जगह पर अभी मैंने निकाला 3/4 -5 इक्वल टू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए का ए इंटू 4n की जगह पर अभी क्या लिखा 3, अब 4 का 4 लिखो, n की जगह पर 3/4 भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना चाहता आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, 4n = 3 है तो 4n की जगह 3 आ गया, तो 3 - 1 इंटू 4n + 1 मतलब 3 + 1 और प्लस बी और सी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। कैसे, 4n की जगह पर क्या आ जाएगा 3 3 - 3 0, तो ये पूरा जीरो। सिमिलरली इधर 4n की जगह पर 3, तो 3 - 3 0, तो ये पूरा जीरो। इट मीन्स +0 + 0, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कटेगा 4 और 4 1 और 4 4 3 are 12, तो 3 3 are 9 - 5 इक्वल टू उधर आ जाएगा ए की 3 - 1 कितने होते हैं 2 और 3 + 1 कितने होते हैं 4, तो 4 2 are 8, तो दिस इम्प्लाइज 9 में से 5 निकालो 4 इक्वल टू 8a, तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी 4/8, तो 4 1 और 4 4 2 are 8, ये दिख रहा है ना आपको। तो a की वैल्यू आ गई 4/8 और ये कटा तो 1/2, तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब a की वैल्यू भी निकलेगी, सिमिलरली b की निकालेंगे, c की निकालेंगे और a b c की वैल्यू तीनों को पुट कर देंगे, फिर इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास tn निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए a की वैल्यू निकली, कैसे निकली वो मैंने बताई। अब सिमिलरली फॉर फाइंडिंग b कैसे लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग b के लिए आप क्या पुट करोगे, जो b का डिनोमिनेटर था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन से b का डिनोमिनेटर क्या था भाई, वो आप लोगों को पता है, b का डिनोमिनेटर था 4n - 1 था, कितना था 4n - 1, इसको पुट कर दोगे 0, यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो डालेंगे इस इक्वेशन सेकंड में, यहाँ से ये और ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे, तो b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली c की वैल्यू निकालने के लिए c का जो डिनोमिनेटर था फर्स्ट इक्वेशन से उसको पुट करेंगे 0 और जो n की वैल्यू आएगी वो इसमें डालेंगे, यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब a b c की वैल्यू निकल जाएगी तो आपने फिर क्या कर देनी है, पुट कर देना है इन तीनों वैल्यू को किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ये वाली, देखिए a की वैल्यू 1/2 आएगी, तो आपके पास आ जाएगा आप लिखोगे देन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, स्टूडेंट एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट। जब a b c की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा tn इक्वल टू, तो tn की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 सब में आएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट में डालोगे तो आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू 1/2 और उसका डिनोमिनेटर क्या था 4n - 3, ठीक है स्टूडेंट। फिर आ जाएगा +1/2 इंटू 4n - 1, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली आ जाएगा -1/4n + 1, इसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, बी सी की वैल्यू। तो अब देखिए 1/2 में सबसे अगर कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1/2 इंटू आ जाएगा 1/4n - 3 + 1/4n - 1। अब यहाँ से जब 1/2 बाहर लिया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2/4n + 1, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 1/2 इधर नहीं था ना, जब यहाँ से कॉमन आया तो इधर 2 आएगा ना, क्योंकि जब दोबारा मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 और 2 कट जाएगा तो -1 ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये निकल गई तुम्हारे पास tn, ठीक। अब मैं क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा n की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on, तो मैं लिखूँगा पुटिंग n = 1 2 3 वी गेट, जब n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आपके पास t1 आ जाएगा, t1 इक्वल टू, तो n की जगह पर 1 पुट किया तो 4 × 1 4 - 3 कितना होता है 1, तो 1 × 2 2, तो आ जाएगा 1/2, ठीक स्टूडेंट। फिर 1/2 तो सबके साथ है, एक तो ये 1/2 बाहर और अंदर आ जाएगा 1/2 नहीं आएगा,
कितना आएगा, n की वैल्यू क्या मैं पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो जब 1 पुट करूँगा तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 4 4n माइनस 3 था ना, सॉरी ये 4n माइनस 3 है। तो 4n माइनस 3 है तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो 1 प्लस इधर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, -2/5। ठीक है स्टूडेंट, जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो t1 आपके पास ये आ गया। ठीक, सिमिलरली n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो t2 आ जाएगा। मतलब मैंने लिख लिया पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3, अब मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँगा t1 इक्वल टू दिस, t2 इक्वल टू, t2 आ जाएगा आपके पास 1/2, ये दिख रहा है आपको 1/2 इंटू इधर जब n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा 1/5 प्लस 1/7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2/9। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से t3 निकालेंगे अप टू t4 t5 अप टू सो ऑन। ठीक, फिर इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है t1 t2, क्योंकि हमें सम ऑफ टर्म, सम द सीरीज़ चाहिए ना, तो सम निकालना है। तो सम निकालने का मतलब ये जो सीरीज़ बन रही है tn वाली, तो इन सीरीज़ को ऐड कर देना है। तो t1 प्लस t2 प्लस, अब मैं ऐड कर दूंगा इनको वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली ये बन रहा है t1 t2 t3, एक के ऊपर पहला उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, इट मीन्स एडिंग वर्टिकली अबोव इक्वेशन। ये जो अबोव इक्वेशन है इनको मैं एडिंग कर दूंगा तो वी गेट। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा t1, ये दिख रहा आपको, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, जब मैं ऐड करूँगा अब 1/2 तो 1/2 सब में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैं ऐड करूँगा, सर थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, ये दिखा ना आपको, हाँ, जब मैं ऐड करूँगा t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 1/2 तो सब में है। ठीक है, ये आ जाएगा बाहर, और अंदर वाली हो जाएंगी 1 प्लस 1/3। देखिए स्टूडेंट, t1 की वैल्यू थी 1 प्लस 1/3, फिर थी -2/5, तो मैंने लिख दी। फिर उसके बाद t2 की वैल्यू है प्लस 1/5 प्लस 1/7 -2/9। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से चलता जाएगा, प्लस 1/9 आ जाएगी आगे, फिर प्लस 1/11 आ जाएगी, फिर प्लस 1/11, उसके बाद थर्ड टर्म आ जाएगी -2/11। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 2/13। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 2/13। तो अब देखिए इनको मैं खोल दूँ, अगर 1/2 1 प्लस 1/3, वैसे ही 2/5 प्लस 1, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक में से 2 निकालो तो -1/5। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से प्लस 1/7 वैसे ही, फिर जब इसको करूँगा तो एक में से 2 -1/9। ठीक है स्टूडेंट, फिर जो डिनोमिनेटर सेम था उनको कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1/11 वैसे ही माइनस 1/30। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, -2/13 था ना, t3 है माइनस, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा -2/13। इसी तरीके से आगे आएगा, कोई आगे आएगा, आगे जाके आएगा प्लस 1/13, तो उनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1/13, क्योंकि ये अप टू सो ऑन है ना, तो ऐसे चलता जाएगा प्लस सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए 1/2, अब ये सीरीज़ बन रही है 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमें ग्रेगरी सीरीज़ में क्या पढ़ा था, 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले मतलब पहला प्लस का फिर माइनस का, इधर पहला भी प्लस का दूसरा भी प्लस का आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसको माइनस बनाने के लिए मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 - 1 - 1/3 आ गई ये जोन, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए माइनस भी बाहर आ गया और सीरीज़ भी बन रही है 1 - 1/3। ठीक है ना स्टूडेंट, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से। ठीक है, अब मैंने माइनस को बाहर लेने का मतलब ये है, क्यों, एक तो माइनस बाहर, एक देखिए स्टूडेंट, एक मिनट मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ। क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 1 लिख सकता हूँ ना, 2 - 1 फिर प्लस 1/3 -1/5, इस तरीके से चलता जाएगा। अब मैं क्या कर लूँ, इस माइनस को ले लूँ बाहर, तो आपके पास माइनस को बाहर लेने से आपके पास ऐसा आ जाएगा
टू माइनस, जब माइनस बाहर दिया तो इधर 1 आ गया, और प्लस का माइनस बन जाएगा, और माइनस का प्लस बन जाएगा, और प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से चलता जाएगा, और प्लस का माइनस सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए इक्वल टू 1/2 इंटू 2, देखिए स्टूडेंट 2 का 2 माइनस, क्या ये किसकी सीरीज़ बन रही है? tan इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? x माइनस 1/3 प्लस 1/, ऐसे होता है। तो इधर x की जगह पर क्या आ रहा है? 1, तो इट मीन्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए 1/2 इंटू 2 माइनस, अब tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? पाई/4 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब इक्वल टू देखिए, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 4 2 और 8 माइनस पाई/4, तो 4 2 और 8 तो 8 माइनस आ जाएगा, 8 माइनस पाई/4 2 और 8 माइनस पाई/8। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं क्या कर लूँ, अगर 8 को ले लूँ बाहर तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस पाई, और 8, और जब 8 को बाहर ले लूँगा तो नीचे भी 8 है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस पाई। तो देखिए स्टूडेंट, या आप इसको ऐसे या इसको ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना। जब मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1, तो वो 2 कट जाएगा 1, माइनस 1/2 को इधर करूँगा तो पाई/8, तो 1 माइनस पाई/8, ये क्या निकलेगा? सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ गिवन सीरीज। तो hence the sum of this series equal to 1 minus पाई/8। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। अब समझ आया सबको? ठीक है स्टूडेंट, मुझे रिप्लाई कर देना समझ किस किस को आया, किस किस को नहीं। ठीक है स्टूडेंट, जिसको नहीं समझ आता वो 2 बार वीडियो देखा करो मेरे, एक बार देखो फिर दोबारा देखो। ठीक है, सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सुना भी करो, साथ साथ लिखा करो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।